राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब चंद कोठारी ने 3 दिवसीय असम दौरे में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं राजनीतिक नेताओं से मिलकर यहां के राजनीतिक हालातों की जानकारी प्राप्त की। गुवाहाटी दौरे का उनका मुख्य उद्देश्य इस लोकसभा चुनाव में व पिछले लोकसभा चुनाव में क्या परिवर्तन आया है, हवा का रुख किधर और क्यों बदल रहा है, इस बात का आकलन करने के लिए ही असम में आए हैं। पूर्वोत्तर में अपनी इस मुहिम की शुरुआत वे असम के गुवाहाटी से की है। इससे पहले दक्षिण के 4 राज्यों में भी राजनीतिक चुनावी हालत के आकलन कर चुके हैं। आइए देखते हैं गुवाहाटी के मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधिमंडल से गुलाब चंद कोठारी ने क्या कहा। स्वागत समारोह का प्रयोजन बताइए। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में प्रबुद्ध विचारक, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका समूह के आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कोठारी साहब। एक बार करतल ध्वनि से हम इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बीच में भी मैं आया था जब यहाँ काफी लोग तंग कर रहे थे, मारवाड़ियों को परेशानियां तरह तरह की चल रही थी और शायद आपस में कुछ मनमुटाव देती थी। तस्वीर भी हमको देखने को मिली थी। कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो गए थे और उस तरह की चीज बड़े स्तर पर उठती हुई नजर आ रही थी। अभी भी ये चीजें हमको साउथ में भी देखने को मिल रही हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि हमने यहाँ के समाज के साथ अपनी भागीदारी निभाकर उनको अपने विश्वास में आज भी ले रखा है और आज भी हम असम के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। ये मुझे इस बात की सबसे बड़ी प्रसन्नता है और शायद इस बात को कोई नहीं मान नहीं पाएगा। आज भी जो वातावरण राजनीति का भी अगर यहाँ बना हुआ है तो यहाँ के जो स्थायी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें राजनीतिक क्षमता आज भी उतनी नहीं है जितनी आप लोगों के संगत में और आप लोगों के व्यवहार को देख करके वो समझिए राजनीति में प्रवेश कर पाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहता, पर हाँ 10-12 शहरों में गया हूँ। मणिपुर के उधर के भी स्थानों में मैं चक्कर लगा के आया। पर वो इसलिए चर्चा में है कि वहाँ धर्मांतरण हो रहे हैं। इसका पहला अर्थ है कि उनकी अपनी खुद की समझ नहीं है उनके पास। जिधर से हवा उनको समझ में आया उठा के ले गए, वो उधर चलने लगे। हमारे यहाँ ऐसा एक भी उदाहरण नहीं निकला। सबसे बड़ी बात जो समझने की ये है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों ने उस परंपरा को आज तक निभाया रखा जो आप घर से लेके निकले, जबकि ये घरों में बदल गई। अगर आज वापस जब भी आप अपने गांव जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, तो आपको लगेगा वहाँ तो बहुत बदल गया। घरों के अंदर रहन सहन बदल गया। आपके यहाँ की बोली नहीं बदली, खान पान नहीं बदला, रहन सहन नहीं बदला। ये जो ताकत घर से बाहर निकलने के बाद आई और जो तपने का जो भाव जीवन में बना रहा, शायद हम उसके ऊपर नहीं। और इसी मेरे ख्याल से आसाम ही सबसे ज़्यादा ऐसा एक प्रदेश है जहाँ हमारे लोगों की भूमिका राजनीति में भी कम नहीं, बहुत बड़ी है। दूसरे प्रदेशों में अगर हम प्रवासी स्तर पे देखेंगे तो इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाते। अभी 4 देशों प्रदेशों में गया, कहीं भी हमारे समाज की बड़ी भूमिकाएं नहीं। मुश्किल से अब थोड़े थोड़े कॉरपोरेशन में लोग सदस्य करने के लिए आता है, इकट्ठा करने के लिए आता है। फिर वो अपने उसका अर्थ निकाल करके, जैसा उन्होंने बताया, वो अर्थ निकाले अनर्थ निकाले, पर ये तो उसकी समझ में निर्भर करेगा। पर हम सुनने के लिए मैं ये कहना चाह रहा, जो जितने अनुभव आपके में हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर एक स्तंभ है अपने संस्थान का, अपने समुदाय का। मेरा ये अर्थ कहने से और कोई मतलब नहीं था मेरा, पर मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं भी आप ही के उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ, बाहर का नहीं हूँ। मैं अतिथि भी नहीं मानता अपने आप को, सबको अपने परिवार का परिजन की तरह से मानता हूँ। मैं आया था, आज ही आया हूँ दोपहर को। आने का मकसद इतना ही है कि मैं इस लोकसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में क्या परिवर्तन है, किस तरह की चर्चाएं इस वक्त प्रमुख चल रही हैं, हवा का रुख कहाँ किस तरह से और क्यों बदल रहा है, इसका एक छोटा सा आकलन करने का उद्देश्य है। अभी दक्षिण के 4 राज्यों से निकल के हम आए हैं और ये पूर्व में पहला पड़ाव हमारा है।
आप से ज़्यादा इस परिस्थिति को कोई नहीं समझता, क्योंकि आप 365 दिन इस परिस्थिति को जी रहे हैं। सर, सारे परिवर्तन आपके सामने हो रहे हैं, आपके नीचे हो रहे हैं, आप जैसे भी मान लीजिए। और यहाँ का समाज मारवाड़ियों की दृष्टि से भी अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पुराना समाज है जो यहाँ के प्रवासियों में बैठता है। सबसे पुराने प्रवासी अगर हैं तो असम और नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद यहाँ से कलकत्ता वाले जो समाज आता है वो 2 नंबर में आता है। बहुत सारे तो यहीं से बड़े होकर के और कलकत्ता में ऑफिस अपने बना लिए हैं, बड़े हो गए हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं जो पहले नहीं थे। पर मूल यहाँ से प्रवास मैंने देखा कि शुरुआत हुई थी। आपके फल से अगर समाज लाभान्वित होगा तो फिर और उसके अलावा चाहिए क्या साहब। मैं तो इसी बात को आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। यही पत्रिका का भी लक्ष्य हमारा आज तक यही रहा। कहाँ तक अभी भी बहुत सारे उदाहरण हमने देखे कि हम समाज के लिए ही तो अखबार निकलता किसके लिए, समाज के लिए ही निकलता है। पर समाज का मतलब खबरें नहीं है, खबरें तो बहुत छोटा हिस्सा है अखबार का। समाज की समस्याएं, समाज में विकास की भूमिकाएं, समाज का भविष्य और समाज के मूल्य, इन सब को एक साथ सींचने का काम अखबार को करना है। और हम इस बात पे तो सचमुच गर्व करते हैं। हमने काला कानून की लड़ाई के लिए बीजेपी की सरकार से कितने महीनों लड़ाई लड़ी, आपके सामने है। अभी समेत शिवकर की लड़ाई हुई थी, पत्रिका ने जो लिखा उसी दिन पीएम की कमेटी बिठा के परिणाम हाथों हाथ निर्णय किया गया। पशुओं का मेले की मनाही हो गई थी, तिलवाड़ा में मेला नहीं लगेगा, कलेक्टर के आदेश जारी हो गए थे। पत्रिका ने मुंह लिखा और उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा मेला होगा और 10 दिन में 1 करोड़ रुपए के पशु बिके। अब आप सोच सकते हो कितने परिवार भूखे मर रहे थे कोविड में, जिनको सहारा मिला होगा। पर हम इस तरह से अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि समाज में सब जगह इस भूमिका का हमारा उदाहरण देखने को मिलेगा। जो हम अमृतम जलम जो चला, हम तो अभी विकास बेंगलोर में भी कह के आके, बेंगलोर में पानी की तंगी आजकल आ रही है, रोज़ खबरें बढ़ रहे हैं। क्या अमृतम जलम करिए, हम साथ खड़े हैं। जितने मारवाड़ी थे, बहुत समुदाय था उस दिन भी, इसी तरह के एक समारोह में आए थे। तो मैं कहा करो सब मिल करके, और हम अमृतम जलम को हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ के लोगों को भी जोड़ेंगे। आप आगे आ जाओ, बाकी सब हो जाएगा। तो हमें वही बात है, आप अगर सब जितने लोगों को आप सामाजिक कार्यों में जोड़ पाएंगे, समाज मुझे लगता है उतना बड़ा भी होगा, समृद्ध भी होगा और शक्तिशाली भी होगा। हफ्ते में एक ही बार से ही उनको अपने साथ कहीं दूसरे के यहाँ ले जाएं, दूसरे का किसी काम करने के लिए उसको प्रेरित करें। नहीं तो बड़े नहीं हो पाएंगे। अकेला जीने वाला दुनिया में कभी बड़ा हुआ ही नहीं। बड़ा तो देने वाला होता, लेने वाला छोटा होता। और वो तो न ले रहा न दे रहा, अपने लिए जी रहा, वो तो कुछ भी नहीं है। आज किसी छोटे से बीज को पेड़ बनना है तो उसको ज़मीन में तो गड़ना पड़ेगा ना। तो पेड़ नहीं बन सकता कोई बीज बिना ज़मीन में गड़े हुए। इसका मतलब है अपना सुख छोड़ना पड़ेगा, तब वो पेड़ बनेगा ना। हमारे बच्चों को अब ये बात उल्टी हो गई, वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो पेड़ बनेंगे नहीं। तो आज हमारे मारवाड़ी कहो, राजस्थानी कहो, कि बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं वो सब मारवाड़ से आए हुए बैठे हैं। कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आप देखो तो उसमें अधिकांश आपको राजस्थान से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसीलिए मिलेंगे, और कोई कारण। वो खुद के बजाय समाज, यहाँ जो आप बैठे हो आज क्यों बैठे हो? क्योंकि इस पूरे समाज को अपने कंधे पे लेके चल रहे हो, यहाँ के समाज को, खाली अपने परिवार को नहीं पाल रहे हो आप। ये बात मुझे अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि अगर बीज ज़मीन में नहीं गड़ेगा तो पेड़ नहीं बनेगा, और पेड़ नहीं बना तो बीज का होना और नहीं होना कोई अर्थ ही नहीं रखता। उसके जीवन की सार्थकता ही नहीं है। एक ही तो सार्थकता है बीज की, मुझे पेड़ बनना है। पर बीज अपने फल नहीं खाता। कौन खाएगा फल बीज को? उसका कोई लेन देन नहीं, पता मालूम नहीं उसको। कौन पंछी आके उसमें घोंसले बनाएंगे? बीज को उससे लेन देन नहीं है। पर ये बात
जीवन की सबसे मुख्य बात मानता हूँ कि हम ज़मीन में गड़ के पेड़ बनने का एक संकल्प करें, और ये संकल्प आपको अपने आने वाली इन सब पीढ़ियों के गले उतारना है। उनके सबके मन में इसकी एक छाप बना देनी है कि हर व्यक्ति को पेड़ बनना है। बस यही जीवन की सार्थकता मानता हूँ। और पेड़ बनने का भी आपको पेड़ क्यों बनना है, वो प्रकृति के सिद्धांत को समझने के लिए उसकी भी ज़रूरत है। पेड़ के अंदर जितने अंग हैं, कोई अंग अपने लिए काम नहीं करता। पत्ता अपने लिए काम नहीं करता, टहनी अपने लिए काम नहीं करती, फूल अपने लिए काम नहीं करता, हम यूँ देखें। और कोई एक दूसरे के लिए भी काम नहीं करता हो जाएगा, और वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे हम, ये बताऊँ मैं सही मान लूँ तो। पर इसको जितना जल्दी हो सके हमें अपने नियंत्रण में पुनः, सिर्फ हमें तो समझिए कि कुछ सामाजिक मूल्य, व्यवहार के मूल्य समझने हैं। बाकी मूल्य हम नहीं समझ, सब अपना अपना भाग्य लिखा के लाते हैं, हम बदलते नहीं हैं। पर मूल्य तो हम समझा सकते हैं, सामाजिक मूल्य हम समझा सकते हैं। दूसरों के लिए जीना है, समाज में रह के जी सकते हो आप, अकेले रह के दूसरों के लिए जी नहीं सकते आप किसी बड़े से बड़े प्रोफेसर को देख लो, किसी दूसरे के लिए जीता हुआ नहीं नज़र आएगा आपको। और व्यापारी क्यों नज़र आता है, आप देखिए तो आपको इसी से फ़र्क समझ में आ जाएगा कि हमारी पीढ़ी दूसरों के लिए जीते हुए, सामूहिक जीवन जीते हुए निकली, बड़ी हो गई, और हमारी तीसरी पीढ़ी पड़ोसी को नहीं जानती, में अपना जीवन आके रुक जाएगा। जो तकनीक में चेंज आ रहे हैं, जो शिक्षा में चेंज आ रहे हैं, और उसके कारण जो हमारे बच्चों में चेंज आ रहे हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं जो भी है, रीति रिवाज कहें हम, मान्यताएं कहें हम, उनसे हमको दूर ले जाएगा। और ये चिंता जो नए माँ बाप हैं उनको नहीं है। आपको अपने पोते पोतियों की चिंता होगी कि यार ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जैसे जी रहे हैं, नातियों की होगी। पर उनके माँ बाप की चिंता ये नहीं है कि मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो बीच में टूट हो गई, सांस्कृतिक टूट कहता हूँ मैं इसको, इसने मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे कुछ बड़े परिवर्तन समाज में आ जाएंगे। आज हम इतने समाजों के नाम अभी हमने सुन लिए, समाज व्यवस्था जिंदा है अभी इस पीढ़ी में। समझने की बात यही है, 3 पीढ़ी के बाद, यानी हमारे भी तीसरी पीढ़ी भी देखेंगे, आप अपने पोते पोती और नातियों को देखेंगे तो समाज व्यवस्था वहाँ भी नहीं के बराबर मिलेगी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सिमटते चले जा रहे हैं। और इस शिक्षा ने समेटा, ये नौकरियों ने समेटा, संयुक्त परिवार टूटे तो नौकरियों ने तोड़े, हमको बहुत स्वाद आ रही है। फिर ये मोबाइल फ़ोन बच्चा खोजा, इसने सबको 10 से 4 जने टेबल पे हैं तो चारों अपने मोबाइल पे बिजी हो रहे हैं। कौन काका जी बैठे हैं, कौन बुआ जी बैठे हैं, किसी को लेन देन ही नहीं है। तो ये जो नया वातावरण बन रहा है, मेरा अनुरोध है आप सबसे, करबद्ध अनुरोध है, अपने बच्चों को कम से कम आधा घंटा नियमित देना शुरू कर दें आप। तो आपके साथ आधा घंटा अगर बैठेंगे तो फिर अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। माँ कामाख्या की शक्तिपीठ की छत्र छाया में बसे गुवाहाटी महानगर में हमारे गौरवशाली राजस्थान की माटी के सपूत बेबाक देखनी और निर्भीक आवाज के रूप में राजस्थान की आभा में 4 चांद लगाने वाले तथा समग्र भारत में राजस्थान की सौंधी खुशबू से मंत्रमुग्ध करने वाले जनप्रिय दैनिक राजस्थान पत्रिका का संपादक आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कोठारी का पदार्पण हुआ है। हम सभी पूर्वोत्तर के गेटवे कहलाए जाने वाले गुवाहाटी महानगर में आदरणीय कोठारी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अपनी माटी, अपने लोगों का साथ और सामीप्य को हम गुवाहाटी वासी, राजस्थान प्रवासी सदैव तरसते रहे हैं। असम की हरी भरी वादियों में हरे भरे मन में से आपका विशेष अभिनंदन करते हैं। आज आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कोठारी यहाँ पर बीच में उपस्थित हुए हैं, और ये बात आपको वक्त में रखा गया तो मैं ज़्यादा बीच में ज़्यादा बार में लंबी नहीं करना चाहूँ, ज़्यादा है
एक तो बहुत जोशों की भी आपको हार्दिक हार्दिक पूरा असम का मारवाड़ी समाज की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सम्मान है। और आप लोग आगे भी आता है कि हिसाब से आप लोग आता रहो तो हमारा ये बहुत बड़ा हर्षित हुआ माने। और तो कोई राजस्थान से कोई आ जाओ है तो हमारा तो यहाँ आए कोई भाई वो पीली कहावत है भाई पीर में भाई सास में जमाई नहीं आए कोई आप लोग आएंगे मतलब। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारे बीच राजस्थान की पुण्य भूमि से माँ कामाख्या की पुण्य भूमि में आदरणीय गुलाब जी पधारे हैं। तो हम सब यहाँ गुलाब जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा एक घर जयपुर में भी है, तो कई बार जयपुर जाना भी होता है, रहना भी होता है। तो सुबह सुबह जो समाचार पत्र आता है तो राजस्थान पत्रिका ही रहती है, तो वो हम रोज पढ़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक महान विभूति आज हमारे बीच उपस्थित हुई है और हमें उनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो गुवाहाटी वासी भी आज बहुत धन्य हैं कि वो हमारे बीच पधारे हैं। पत्रकारिता को कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके कारण ही इस देश का गणतंत्र बचा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता भी इसलिए बची हुई है क्योंकि पत्रकारिता में गुलाब जी जैसे लोग आज भी उपस्थित हैं, आज भी वो वहाँ पे दखल रखते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आज पत्रकारिता भी, वो जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, वो बची हुई है।